हेलो। आपकी आपकी आवाज़ तो ज़रा सर हल्की आवाज है। आ रही है? जी जी, आ रही है आ रही है। नैन भाई, आपकी आवाज़ हल्की है ज़रा सा। आपका उसका मसला होगा। शायद। आपका वहां पर लिखा आ रहा होगा वाईफाई, और माइक पे क्लिक करें, वहाँ वाईफाई लिखा आ रहा होगा, या वाईफाई और सर्वर डाटा वहाँ क्लिक कर दें। तो माइक होगा, इस पे क्लिक करें अपने। मसला हल हुआ। तो ये तो खैर स्टार्ट करते हैं। अगर सबको आवाज आ रही है तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो कल हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था कि ये जो जबान है जावा, ये दरअसल में करती क्या है। तो हमने देखा था कि वेबसाइट बनाने के लिए तीन मेन जबानें इंपॉर्टेंट थी: एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। एचटीएमएल और सीएसएस में हम स्क्रीन्स बना रहे थे, एचटीएमएल में हम एलिमेंट्स बना रहे थे यानी बटन बना रहे थे, इमेजेस बना रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। और सीएसएस में हम उसको उसकी स्टाइलिंग कर रहे थे, उसको खूबसूरत बना रहे थे। फिर स्क्रीन्स बनाने के बाद स्क्रीन से बटन दबाने पे कुछ हो नहीं रहा था, तो उसके पीछे की प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें तीसरी लैंग्वेज सीखनी पड़ी थी, और वो थी जावास्क्रिप्ट। और ये बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, दुनिया में 98% वेबसाइट्स जावास्क्रिप्ट पे चली। ये सब बातें हमने कल डिस्कस करी थी, तो आज हम इससे आगे की बातें डिस्कस करेंगे। हमने देखा था वेरिएबल्स क्या होता है। हमने अपना क्रूम खोला। क्रूम या फिर कोई भी ब्राउजर आपके पास है, आप खोल सकते हैं। मैं इस वक्त क्रूम ब्राउजर खोलूंगा। तो यहाँ पर अगर मैं राइट क्लिक करूंगा और इंस्पेक्ट पे क्लिक करूंगा, या फिर कंट्रोल शिफ्ट आई, इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है, वो दबाऊंगा, मेरे पास कुछ इस तरह की विंडो खुलेगी, जो आप सबके कंप्यूटर पर खुल रही होगी। उसके बाद मैं यहाँ पर कंसोल पे जाके अपनी जावास्क्रिप्ट की लाइन्स एग्जीक्यूट करा सकता हूँ। अभी मेरी स्क्रीन पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। मैं ये वाला बटन दबाकर, इस गोल बटन को, ये सारे मैसेजेस गायब कर दूंगा। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें लिखता हूँ। पहले मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। एक एरर आ गया। अब मैं इस हेलो वर्ल्ड को कोटेशन मार्क में लिखता हूँ। अब कोई भी एरर नहीं आया। ऐसा क्यों क्यों हुआ? क्योंकि कल हमने कुछ डाटा टाइप से डिस्कस करे थे। हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास बहुत सारे तरह का डाटा होता है कंप्यूटर में, जिसमें से सबसे जिसमें से क्या कहते हैं, तीन तरह का डाटा जो हम आज पढ़ेंगे। पहला है हमारे पास स्ट्रिंग, दूसरा हमारे पास बूलियन, और तीसरा हमारे पास, सॉरी, दूसरा हमारे पास नंबर, और तीसरा हमारे पास बूलियन। नंबर क्या होता है? 0 से लेके 9 तक अगर आप गिनती गिने तो कोई भी नंबर आएगा, वो नंबर है। फिर उन नंबर्स को आपस में मिलाकर, यानी 0 से लेके 9 तक 10 नंबर है, फिर आपने 1 और 1 को मिला के एक 11वां नंबर बना लिया। 9 और 9 को मिलाकर एक और नंबर बना लिया। 7 और 8 को मिलाकर एक 78 एक नंबर बना लिया। तो जावास्क्रिप्ट में भी आप ये सारी हरकतें कर सकते हैं। तो कोई भी नंबर जावास्क्रिप्ट में नंबर डाटा कहलाता है। स्ट्रिंग क्या कहलाएगा? वो चीज़ें जो कोटेशन मार्क के अंदर लिखी हुई हैं। अगर आपने डिटेल में पढ़ना है कोटेशन मार्क वाली चीज़ों के बारे में, तो वो हम चौथी क्लास में डिस्कस करेंगे, और कल की क्लास में भी हमने बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ा था। लेकिन हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन इसके बारे में आज देंगे उन बच्चों के लिए जो शायद कल नहीं थे। लेकिन कल की क्लास में हमने बहुत लंबी करी है इसकी। बूलियन क्या होता है? ट्रू और फॉल्स। अब मैं यहाँ लिखने जा, ट्रू और फॉल्स यानी दो लफ्ज हैं, सच और झूठ। ट्रू यानी सच, फॉल्स यानी झूठ। तो सॉरी, अब हम देखते हैं। जब भी मैं यहाँ पर कोई भी इंग्लिश का वर्ड लिखूंगा ना, कंप्यूटर मुझे एरर देगा। क्योंकि कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर इन कंप्यूटर की नज़र में इन चीज़ों का एक स्पेशल मतलब है। क्या स्पेशल मतलब है? कंप्यूटर समझता है ये चीज़ें वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स क्या होता है, हम उन पर आते हैं। लेकिन जब भी मैं ये चीज़ें कोटेशन मार्क में लिखता हूँ, कंप्यूटर को कोई मसला नहीं होता, कंप्यूटर मुझे कोई एरर नहीं देता। वो चीज़ें वैसे की वैसे प्रिंट कर देता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कंप्यूटर की नज़र में ये एक स्पेशल डेटा टाइप है, ये एक स्ट्रिंग है। कोटेशन मार्क के अंदर जो कुछ भी होगा कंप्यूटर उसको नहीं छेड़ेगा, वैसा का वैसा स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। अगर मैं इसको लिखूंगा 1+2, मुझे यहाँ पर स्पेस देने की जरूरत नहीं है, वैसे लिखता हूँ। तो 1+2 जब मैं एंटर करूंगा तो कंप्यूटर ने मुझे कोई एरर नहीं दिया, बल्कि 1+2 सिंपल यहाँ पर प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर मैं ये चीज़ें कोटेशन मार्क के बाहर लिखूंगा 1+2 और एंटर करूंगा, तो यहाँ पर एक नंबर मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 3। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5
-9, तो मेरे पास आंसर आ रहा है -4। लेकिन अगर यही चीज मैं कोटेशन मार्क के अंदर लिखूंगा, 5 -9, मैं पहले स्क्रीन साफ कर रहा हूँ ये बटन दबा के। अब मैं ये चीज कोटेशन मार्क के अंदर लिखता हूँ, 5 -9, और कोटेशन मार्क बंद करके एंटर दबाऊंगा, तो मेरे पास 5 -9 वैसा का वैसा वापस लिखा हुआ आ गया। कोई खास मैथ्स का ऑपरेशन नहीं हुआ, मेरे पास -4 नहीं आया। इसका मतलब कोटेशन मार्क के अंदर जो भी चीजें होंगी ना, कंप्यूटर उनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेगा, वैसा का वैसा प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर वही चीजें कोटेशन मार्क से बाहर होंगी, तो कंप्यूटर उन पे अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। यानी कंप्यूटर में डिवाइड के लिए हम स्लैश इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं 5 डिवाइड बाय 5 करूँ, तो आंसर 1 सही आ रहा है। कंप्यूटर में मल्टीप्लाई के लिए स्टैरिक, इसको कहते हैं स्टैरिक, इस्तेमाल करते हैं। ये शिफ्ट और 8 दबाकर आपको आ जाएगा, 3 9 27। कंप्यूटर में आंसर दिया। लेकिन यही चीजें हम अगर कोटेशन मार्क के अंदर कर रहे हैं, तो कंप्यूटर इनको वैसा का वैसा प्रिंट कर रहा है, 4 × 5। तो हमारी नज़र में स्ट्रिंग की एक खास अहमियत है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास कंप्यूटर में दो तरह की चीज़ें होती हैं इस डाटा को सेव करने के लिए। मैं इसको बताता हूँ। पहली हमारे पास होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हमारी प्राइमरी स्टोरेज है। और दूसरी हमारे पास होती है हार्ड डिस्क, ये हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज है। हार्ड डिस्क में जो हमारा डाटा सेव होता है वो हमेशा हमेशा सेव रहता है, जब तक हमारी हार्ड डिस्क करप्ट ना हो जाए या कोई हैक करके उसको खराब ना कर दे। तब तक हमारे पास वो डाटा सॉरी तब तक हमारे पास वो डाटा हार्ड डिस्क के अंदर सेव रहता है हमेशा हमेशा। वो जब तक डिलीट नहीं होगा तब तक हम उसको खुद डिलीट ना करें। लेकिन रैम में जो डाटा होता है, वो कंप्यूटर बंद होते के साथ ही डिलीट हो जाता है। ऐसा अब रैम में कौन सा डाटा होता है? जब भी हम कोई प्रोग्राम चलाते हैं, वो प्रोग्राम हार्ड डिस्क से उठ के रैम में आ जाता है। यानी मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी अपने टास्क मैनेजर की। अगर मैं जाता हूँ अब यहाँ पर, मैं जाता हूँ टास्क मैनेजर और अपनी परफॉर्मेंस में जाता हूँ, तो अगर आप यहाँ देखें, मेरी रैम कितनी इस्तेमाल होगी, 3.2 GB रैम इस्तेमाल होगी है मेरी। और क्रूम मेरी कितनी रैम ले रहा है? मेमोरी का मतलब होता है रैम, 550 MB रैम ले रहा है। अब मैं क्रूम को बंद करता हूँ, और यहीं देखें, रैम की यूज कम होने लग गया। मेरे प्रोसेसर से क्रूम जा चुका है, अच्छा भी चल रहा है उसको, अच्छा वो व्हाट्सअप चल रहा है। लेकिन 3.2 से 3.1 पे आ गया, यानी क्रूम मेरे रैम पे जो था वो थोड़ी सी जगह ले रहा था। अब मैं क्या करता हूँ, क्रूम को दोबारा ओपन करता हूँ। अब देखिए दोबारा से मेरी रैम 3.2 पे चली जाएगी, और अब रैम मेरी 3.3 पर आ गई क्रूम स्टार्ट करते ही। तो जो भी प्रोग्राम फिलहाल चल रहा है ना, वो हार्ड डिस्क पे सेव है। लेकिन जब हम उस प्रोग्राम को ऑन करते हैं, तो वो उठ के रैम में आ जाता है। अब मैं कंट्रोल Shift I या फिर यहाँ से इंस्पेक्ट दबाता हूँ, और हम यहाँ कॉन्सोल एलिमेंट्स में, कॉन्सोल में आ जाएंगे। कॉन्सोल में अपना जावास्क्रिप्ट का कोड चला सकते हैं, जो अभी हमने बाहर डिस्कस करी। अभी जावास्क्रिप्ट का कोड जो है, इसमें अब हमें डाटा अपने कंप्यूटर में सेव करना है। मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड और एंटर करता हूँ। तो ये मेरे पास एक डाटा आ तो गया, लेकिन ये सारा डाटा जो है, ये सेव नहीं हो रहा। ये बस प्रिंट हो रहा है और फिर जा रहा है, मैं इसको सेव नहीं कर पा रहा। तो इसको सेव करने के लिए मुझे अपनी मैथ्स क्लास की टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी अलजबरा में, जो मैं अलजबरा में करता हूँ। क्या टेक्निक है? मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा। वेरिएबल क्या होता है, हमने डिस्कस किया था कल बहुत डिटेल में। वेरिएबल होते हैं, इस तरह मैथ्स क्लास में हम बोलते हैं कि लेट x = 1। उसमें हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं x, और x की वैल्यू हमारे पास 1 होती है ना। सेम काम हम जावास्क्रिप्ट में करते हैं। हम एक वेरिएबल बनाते हैं और उसमें अपना डाटा सेव करते हैं। किस तरह होता है वो काम? मैं यहाँ लिखता हूँ लेट x = 1 और एंटर करूंगा। तो यहाँ मेरे पास कुछ प्रिंट नहीं हुआ, अनडिफाइंड प्रिंट हुआ है। जब भी कंप्यूटर के पास कुछ प्रिंट करने के लिए नहीं होगा, कंप्यूटर अनडिफाइंड ही प्रिंट करेगा। यहाँ पर मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा था, तो कंप्यूटर ने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। यहाँ पर अगर मैं 1 लिखता, तो कंप्यूटर 1 प्रिंट करता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया है, कोई चीज प्रिंट करने के लिए नहीं दी, तो कंप्यूटर ने यहाँ पर अनडिफाइंड लिख दिया, नहीं मेरे पास कुछ है नहीं प्रिंट करने के लिए। अब मैं यहाँ पर एक्स लिखता हूँ, देखते हैं क्या होता है। कंप्यूटर ने एक्स प्रिंट नहीं किया, 1 प्रिंट किया। मैं एक और चीज ट्राई करता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ नेम, एंटर करता हूँ, सॉरी मैं इसको साफ कर दूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ यूजर नेम, एंटर करता हूँ, तो कंप्यूटर मुझे एरर दे रहा है।
यूजर नेम इज नॉट डिफाइंड। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। मैं लिखता हूँ लेट यूजर नेम इक्वल हुनैन, अपना नाम लिखता हूँ, एंटर करता हूँ। अब की बार जब मैं यूजर नेम लिखूंगा ना, तो अब कंप्यूटर ने मुझे एरर नहीं दिया, बल्कि यूजर नेम के अंदर, यूजर नेम को मैंने इक्वल टू किया था ना हुनैन के, यानी बराबर किया था हुनैन के। मैंने कंप्यूटर को क्या बोला था कि यूजर नेम जो है वो इक्वल है हुनैन के। तो कंप्यूटर ने मुझे उस यूजर नेम की वैल्यू दे दी, हुनैन। हुनैन की वैल्यू हुनैन प्रिंट कर दिया, क्योंकि मैंने इस हुनैन को यूजर नेम के अंदर सेव किया था। तो ये काफी कमाल की बात है, कंप्यूटर में अब हमें डाटा सेव करना आ गया है ना। अब लेकिन ये डाटा जो है फिलहाल के लिए रैम में सेव हो रहा है, हार्ड डिस्क में सेव नहीं हो रहा। हार्ड डिस्क में कैसे सेव करेंगे वो हम देखेंगे 7वीं 8वीं क्लास में, अभी हम रैम पे ही काम करेंगे। तो कंप्यूटर ने रैम पर एक वेरिएबल बना लिया यूजर नेम हुनैन, और उस वेरिएबल का नाम दे दिया यूजर नेम। उसका और उसका डाटा, उसमें क्या डाटा सेव करा है मैंने, सिंपल अपना नाम सेव करा है हुनैन। इसी तरह अब मैं यूजर नेम 10 बार लिखूंगा, हुनैन प्रिंट होगा। अगर मुझे इसकी वैल्यू चेंज करनी है, मिसाल के तौर पे अब यूजर नेम हुनैन से हट जाता है और हमाद हो गया, तो अब मैं एंटर करूंगा। अब जब मैं यूजर नेम लिखूंगा ना, तो अब हुनैन प्रिंट नहीं होगा, बल्कि हमाद प्रिंट होगा। दोबारा यूजर नेम लिखता हूँ, दोबारा हमाद प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह मैं एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। अब मैं ये जितना भी कोड लिख रहा हूँ ना, ये मेरे किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं क्रोम बंद करूंगा, या फिर अगर मैं नई टैब में भी जाता हूँ और यहाँ जाके मैं दोबारा से ये कंसोल खोलता हूँ, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट दबा के, मेरे पास कंसोल खुल जाना चाहिए, और ये खुल गया। मैं कंसोल पे जाता हूँ। अब मैंने वहां पर याद है यूजर नेम का वेरिएबल बनाया था ना, मैं इसको खाली करता हूँ। अब मैं लिखता हूँ यूजर नेम। अब कंप्यूटर कह रहा है, मुझे तो नहीं पता यूजर नेम क्या है, कंप्यूटर कह रहा है कि भाई यूजर नेम नॉट डिफाइंड, यूजर नेम नाम का कोई वेरिएबल आपने डिफाइन नहीं किया। तो कंप्यूटर भूल चुका है जो भी मैंने उस टैब में काम किया था। तो ये एक अच्छी चीज नहीं है ना। मैं जो कोड लिखूंगा, मैं चाहता हूँ वो हमेशा हमेशा मेरे कंप्यूटर में सेव रहे। उसके लिए मैं करूंगा, इस कोड को अपनी हार्ड डिस्क पे सेव करूंगा। कंसोल जो भी कोड लिख रहा हूँ वो रैम पे सेव कर रहा है। अब हार्ड डिस्क में कोड कैसे सेव करूंगा, मैं क्रोम को बंद करता हूँ, और एक सॉफ्टवेयर है मेरे पास जो हमने पहली क्लास में डाउनलोड करना सीखा था, नोटपैड प्लस प्लस, उसको खोल लेता हूँ, और साथ में क्रोम भी खोल लेता हूँ। और यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस की वेबसाइट है, यहाँ से जाके अगर आपके पास डाउनलोड नहीं है तो आप नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ डाउनलोड पे जाकर कोई भी वर्जन आपका दिल चाहे डाउनलोड कर लें, फिलहाल ही हमारे किसी काम का है। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि कल हमने कोड लिखा था, तो अभी तक यहीं से है। तो अब आप जैसे ही नोटपैड प्लस प्लस खोलेंगे, तो यहाँ पर न्यू वन लिखा रहा होगा। आप यहाँ पर नई फाइल बना सकते हैं, या इसमें भी कोड लिख सकते हैं। मैं यहाँ नई फाइल बनाता हूँ, और यहाँ पर मुझे दो चीज़ें लिखनी है, पहला स्क्रिप्ट, और फिर स्लैश स्क्रिप्ट, लेकिन इन ब्रैकेट्स के अंदर। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और मैं इस फाइल का नाम, इस फाइल का नाम कुछ भी रख सकता हूँ। मैं सेव कैसे कर रहा हूँ, कंट्रोल एस दबाकर मैंने इसको सेव करा, और फाइल का नाम मैं रख देता हूँ क्लास 2। लेकिन मैं इस फाइल का नाम जो मर्जी रखूँ, मुझे आखिर में डॉट एच टी एम एल लगाना जरूरी है, और यहाँ से नॉर्मल टेक्स्ट फाइल को चेंज करके ऑल फाइल करना या एच टी एम एल करना जरूरी है। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे, तो सेव करता हूँ। अब इस वाले स्क्रिप्ट का और इस वाले स्क्रिप्ट का क्या मतलब है, वो हम अभी काफ़ी डिटेल में क्लास 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि ये टैग्स क्या होता है। फिलहाल के लिए हम अपने जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। अब यहाँ मैं जो भी चीज़ लिखूंगा, वो कोड मेरे पास सेव रहेगा और यहाँ ब्राउजर पर चलेगा। मैं यहाँ पर कंसोल खोल लेता हूँ, क्योंकि अभी के लिए हम अपनी कोडिंग कंसोल पे कर रहे हैं। मैं यहाँ से राइट क्लिक करूंगा, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, कॉपी फाइल पाथ, और इस पर क्लिक करके यहाँ ले जाके पेस्ट कर दूंगा, और एंटर करूंगा। तो मेरे पास एक खाली स्क्रीन खुल गई, और यहाँ पर मेरा आउटपुट शो होगा, और इस कंसोल पे मेरा आउटपुट शो होगा। अब मैं यहाँ पर अपना एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट यूजर नेम इक्वल मैं, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब जब मैं यहाँ पर यूजर नेम लिख रहा हूँ,
तो मेरे पास मैन प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल ना बनाऊँ इस फाइल में और सेव करके यहाँ रिफ्रेश करूँ, अब जब मैं यूजर नेम लिखूंगा ना, तो कंप्यूटर को नहीं पता कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। कंप्यूटर मुझसे बोलेगा भाई मुझे नहीं पता यूजर नेम क्या चीज़ है। तो मुझे कंप्यूटर को बताना पड़ेगा यूजर नेम क्या चीज़ है, वेरिएबल बनाकर। सर। यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ यूजर नेम, तो आवाज आ रही है सर? लेकिन याद रहे अगर यहाँ पर मैं हुनैन लिख रहा हूँ तो एरर आ रहा है, क्योंकि वेरिएबल का नाम जो है वो हुनैन नहीं है, यूजर नेम है। वेरिएबल की वैल्यू हुनैन है। तो कंप्यूटर को वैल्यू से कुछ भी नहीं आता। हमने भी बात करी है, कंप्यूटर को कोटेशन मार्क के अंदर का कुछ भी नहीं पता होता है, सिर्फ वेरिएबल के नाम का पता होता है। तो हुनैन लिख रहा हूँ, 10 बार लिखूंगा 10 बार एरर आएगा, लेकिन यूजर नेम लिखूंगा तो वो उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। अब यहाँ से स्क्रीन साफ करना है। अगर यहाँ पर आपसे आपने कुछ पूछना है। सर आवाज आ रही है? जी जी। सर आपने ये कैसे कनेक्ट किया नोट पैड से और ये गूगल से जाके, मतलब कि उसके हैंड प्रिंट कराया था ना? एक बार वापसी बता दें मेरा। आपने नोट पैड प्लस प्लस आपको डाउनलोड है? नोट पैड डाउनलोड नहीं है, जैसे आपने पहले प्रिंट करा रहे थे तो प्रिंट नहीं हो रहा था क्योंकि गूगल भूल चुका था कंसोल पे। तो फिर आपने नोट पैड पे किया तो फिर उसके बाद वहाँ पे आपको बताना नहीं पड़ा कि ये आपने कैसे कनेक्ट किया था उनसे मैंने नोट एक पैड फाइल के बनाई जरिए। क्लास। मैंने भी आपके पास आपके पास जरूरी नहीं है नोट पैड प्लस प्लस, आपके पास अगर विजुअल स्टूडियो कोड है वो भी चलेगा। हम अगली क्लास से विजुअल स्टूडियो कोड ही इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ राइट क्लिक करेंगे फाइल के नाम पर और कॉपी करेंगे। या फिर अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड है तो उसमें ये ऑप्शन नहीं आ रहा होगा आपके पास। यहाँ पर मैंने वो फाइल सेव करी है डेस्कटॉप पे, तो ये रही क्लास कोड एचटीएमएल के नाम से। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो मेरे ब्राउजर पे ये फाइल खुल जाएगी। अब मैं इसके कंसोल में जाऊंगा। कैसे जाऊंगा, इंस्पेक्ट में जाके, और अब मेरे पास यहाँ कंसोल पे जाऊंगा तो मेरे पास वो सारे वेरिएबल यहाँ पर अवेलेबल होंगे। मैं इसको थोड़ा जूम कर मैं जूम कर देता हूँ ओके क्योंकि सर, यही तो। सही। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजर एज और एंटर करता हूँ, अब यूजर एज पे एरर आ रहा है क्योंकि यूजर कंप्यूटर को नहीं पता यूजर एज क्या है। वो बोल रहा है भाई ये क्या चीज़ है, कि यूजर एज इज नॉट डिफाइंड। इसी तरह मैं यहाँ जाता हूँ एक नया अब मैं यहीं पर भी बना सकता हूँ वेरिएबल जी। पिछला के बाद करेंगे। तो लेट यूजर एज इक्वल 17, एंटर करता हूँ। अब यहाँ पर स्ट्रिंग सेव नहीं किया मैंने, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, लेकिन कंप्यूटर ने कोई एरर भी नहीं दिया क्योंकि ये एक नंबर है, ये एक अलग डाटा टाइप है। अगर मैं इसको क्वेश्चन मार्क पे लिखूंगा तो कंप्यूटर इसको नंबर नहीं समझेगा, बल्कि एक स्ट्रिंग ही समझेगा। अब इससे फर्क क्या पड़ता है नंबर समझने से और स्ट्रिंग समझने से, वो भी हम देखते हैं 5 मिनट में। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूजर एज, कंप्यूटर मुझे एरर नहीं दे रहा बल्कि इसकी वैल्यू प्रिंट करा रहा है ना। लेकिन अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और अब यूजर एज लिखता हूँ तो अब एरर आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रिफ्रेश करने पे कंप्यूटर वो सारा काम भूल गया जो मैंने कंसोल पे किया था, क्योंकि कंसोल हमारा कोड रैम पे सेव कर रहा था। जितनी बार मैं रिफ्रेश करूंगा अपने टैब को, अपने ब्राउजर को, कंप्यूटर वो सारा काम भूल जाएगा जो मैंने कंसोल पे किया है। लेकिन जो काम मैंने अपनी फाइल में किया है वो कंप्यूटर हमेशा याद रखेगा, क्योंकि वो कोड हमारा, ये वाला कोड जो है वो हार्ड डिस्क पे सेव है। तो ये फायदा है नोटपैड में या विजुअल स्टूडियो कोड में या किसी भी और कोड एडिटर में कोड लिखने का, कि कंप्यूटर को ये वाली बातें हमारी याद रहेंगी। अब मेरे कंसोल पे मजा है। मैं यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखता हूँ, एंटर करता हूँ और उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाती है ना। कोड कोड एडिटर में ऐसा नहीं होगा। मैं लिखूंगा यूजर नेम, एंटर करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ के रिफ्रेश करूंगा तो कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें नोटपैड में ना हमें अपने बने बनाए फंक्शंस को का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक बहुत ही फैंसी लफ्ज इस्तेमाल होता है प्रोग्रामिंग में, फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग क्या होता है, देखते हैं। हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं
जिनकी मदद से हम अपने काम को आसान बना सकते हैं। अगर हमें कोई चीज स्क्रीन पे प्रिंट करनी है तो वो कितने आराम से हो रही है ना। हम वेरिएबल का नाम लिखना है, प्रिंट हो रही है। लेकिन जिसने जावास्क्रिप्ट इजाद करी है, उसने कोई पता नहीं कोई 50 60 या 100 लाइनों का कोड लिखा होगा, तब जाके वो चीज स्क्रीन पे प्रिंट हो रही है ना। अब वो 50 60 70 लाइनों का कोड हमें भी लिखना पड़ेगा, सिर्फ एक हुनैन स्क्रीन पे प्रिंट कराने के लिए, है ना। लेकिन उस बंदे ने क्या किया, जिसने जावास्क्रिप्ट इजाद करी, उसने हमें कुछ बने बनाए फंक्शन दे दिए। अभी बने बनाए फंक्शन 1000 से भी ज्यादा है। लेकिन आज की क्लास में हम इन 5 फंक्शंस पे बात करेंगे। ये 5 फंक्शन आज की क्लास में हमारे काम के हैं। बाकी के फंक्शन हम बाद में देखेंगे। पहला फंक्शन कौन सा है, console डॉट लॉग। फंक्शन इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, अगर मैं फंक्शन का नाम लिखूं और एंटर करूं, तो अब मेरे पास यहाँ फंक्शन के पीछे का कोड आ रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि कंप्यूटर समझ रहा है ये एक वेरिएबल है ना। जब भी मैं यूजर एज लिख रहा था, तो कंप्यूटर उसको वेरिएबल समझ रहा था। जो चीज़ मैं कोटेशन मार्क के बाहर लिखूंगा, कंप्यूटर उसको वेरिएबल ही समझेगा। लेकिन अगर मुझे बताना है कंप्यूटर को कि भाई ये एक वेरिएबल नहीं है, ये एक फंक्शन है, इसको फंक्शन की तरह इस्तेमाल करो, तो मुझे उस फंक्शन के नाम के बाद 2 ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे और एंटर करूंगा। तो अब क्या होगा, मेरे पास अनडिफाइन आ रहा है, यानी कंप्यूटर ने एरर नहीं दिया। इसका मतलब कंप्यूटर समझ गया कि ये एक फंक्शन है। तो क्या हुआ, अगर मैं नाम लिख रहा हूँ तो कंप्यूटर इसको वेरिएबल समझ रहा है। लेकिन अगर मैं सेम नाम के बाद 2 ब्रैकेट लगा रहा हूँ, तो कंप्यूटर समझ रहा है ये एक फंक्शन है। और क्योंकि कंसोल डॉट लॉग एक बना बनाया फंक्शन है, तो हमें कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। ये एक फायदा है जावास्क्रिप्ट में काम करने का, कि बहुत सारे फंक्शन बने बनाए मिलते हैं। खैर ये हर लैंग्वेज में होते हैं बने बनाए फंक्शन, लेकिन जावास्क्रिप्ट में भी होते हैं। अब इसी तरह मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ यूजर नेम। अगर मैं यूजर नेम लिख रहा हूँ, तो कंप्यूटर उसको प्रिंट कर रहा है ना इसकी वैल्यू एज अ वेरिएबल। लेकिन अगर मैं इसी यूजर नेम के बाद ब्रैकेट लगा दूँ, तो अब कंप्यूटर बहुत बेवकूफ़ है। वो समझेगा कि ये एक फंक्शन है। मैं एंटर करूंगा तो कंप्यूटर बोलेगा भाई यूजर नेम इज नॉट अ फंक्शन। इसने क्या किया, कंप्यूटर ने बने बनाए फंक्शन में ढूंढा, इसको यूजर नेम नाम का कोई फंक्शन नहीं मिला। फिर ये मेरे कोड में आया, इसको यहाँ भी कोई फंक्शन नहीं मिला इस नाम का, बना बनाया। अब फंक्शन कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे बाद में। लेकिन कंप्यूटर ने बोल दिया भाई मुझे कोई फंक्शन नहीं मिला यूजर नेम नाम का, आप किसकी बात कर रहे हैं। तो कंप्यूटर ने एरर दे दिया। अब कंसोल डॉट लॉग इस्तेमाल करने का तरीका क्या होता है, किसी भी फंक्शन को इस्तेमाल करने का तरीका क्या होता है, आप उस फंक्शन का नाम लिखेंगे, जैसे हमने अभी लिखा console डॉट लॉग। उसके बाद 2 ब्रैकेट लगाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट ओपनिंग, स्मॉल ब्रैकेट क्लोजिंग, दोनों ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट लगाए। उसके अंदर अगर आपने कोई इनपुट देना है ना, तो आप वो उन ब्रैकेट्स के अंदर इनपुट लिखेंगे। अब एक फंक्शन क्या करता है, हमने बचपन से पढ़ा है, बचपन से हम एक बात पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट लेता है, फंक्शन परफॉर्म करता है और आउटपुट देता है ना। ये कंप्यूटर का काम है, बचपन से हम यही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इनपुट देने का तरीका क्या होता है, आउटपुट लेने का तरीका क्या होता है, बहुत सारे तरीके हैं। अब मैं अभी अगर कीबोर्ड से क्लिक कर बटन दबा रहा हूँ, तो ये मैं कंप्यूटर को इनपुट ही दे रहा हूँ। अगर मैं माउस से क्लिक कर रहा हूँ, इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये मैं कंप्यूटर को इनपुट दे रहा हूँ। आउटपुट में कंप्यूटर कर रहा है, मैं ए का बटन दबा रहा हूँ, ए आउटपुट आ रहा है ना। अब कीबोर्ड के अंदर कोई फंक्शन चल रहा होगा जो सीपीयू में जा रहा होगा और वहां से स्क्रीन पे ही आ रहा है। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कैसे इस्तेमाल करते हैं, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन का नाम लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। अब कंप्यूटर समझ चुका है कि ये फंक्शन है। इसके अंदर मैं अपना इनपुट देता हूँ, मैं देता हूँ 3, और कंप्यूटर ने 3 प्रिंट कर दिया। अब मैं यही काम जाके यहाँ पर करता हूँ अपने कोड में, कॉन्सोल डॉट लॉग। कॉन्सोल ये हमारी विंडो है जो प्रिंट करके दे रही है हमारा जावा कोड, और लॉग का मतलब प्रिंट। तो कॉन्सोल डॉट लॉग ब्रैकेट, क्योंकि ये फंक्शन है, और अंदर मैं इसको इनपुट देता हूँ 3 + 4। सेव करता हूँ, यहाँ जाके रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास 7 प्रिंट हुआ है। तो कंप्यूटर समझ गया मेरा इनपुट। अगर इसी चीज़ को मैं कोटेशन मार्क में लिख दूँ, 3 + 4, अब मैं इसको सेव करूं और यहाँ जाके रिफ्रेश करूं, तो अब कंप्यूटर ने ऐसा काम नहीं किया। क्यों, क्योंकि हमने अभी बात करी कि कोटेशन मार्क के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा, कंप्यूटर उसको नहीं छेड़ेगा, वैसा का वैसा प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे। तो ये हर फंक्शन में ऐसा ही होगा। अब मैं अपने वेरिएबल का नाम लिखता हूँ, सेव करता हूँ या रिफ्रेश करता हूँ, कंप्यूटर ने मेरे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट नहीं करी, बल्कि मेरे वेरिएबल का नाम प्रिंट कर दिया। ऐसा क्यों हुआ,
मैंने यहाँ पर लिखा console डॉट लॉग, फिर मैंने कोटेशन ब्रैकेट लगाए जैसे ब्रैकेट लगाते हैं, और फिर मैंने अपने वेरिएबल का नाम लिख दिया कोटेशन मार्क में। तो कंप्यूटर ने वेरिएबल का नाम क्यों प्रिंट कर दिया, कंप्यूटर ने इसकी वैल्यू क्यों नहीं प्रिंट करी? अभी तक तो हम लिख रहे थे, कंप्यूटर वैल्यू प्रिंट कर रहा था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो ऐसा उस नाम की डाटा मौजूद नहीं है उसमें। नहीं, उस नाम का डाटा मौजूद है ना, हमने वेरिएबल बनाया है अभी तो यूजर नेम नाम से। फिर हम्म। कंप्यूटर को क्या मसला हो रहा है? क्योंकि हमने कोटेशन मार्क लगा दिए। कोटेशन अच्छा। मार्क के अंदर मैं वेरिएबल का नाम भी लिखूंगा, तो कंप्यूटर उसको वैसा ही प्रिंट कर देगा। कोटेशन मार्क लगाने का मतलब, अब ये एक स्ट्रिंग है, इस डाटा को कंप्यूटर कभी भी नहीं छेड़ेगा, जैसा होगा वैसा स्क्रीन पर डाल देगा। समझे? अब अगर मैं अभी कोटेशन मार्क हटा दूंगा, अब कंप्यूटर इसको एक स्पेशल कमांड समझेगा। मैं यहाँ रिफ्रेश करूंगा, तो अब मेरी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो रही है, नैन प्रिंट हो रहा है। समझ आया? अगर मैं कोटेशन मार्क लगाऊंगा तो एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग कंप्यूटर उसको नहीं छेड़ता, कुछ भी नहीं करता। मैं अभी 3+4 भी लिख रहा था उसके अंदर, तो कंप्यूटर 3+4 ही वापस बोल रहा था मुझे, उसको कैलकुलेट करके नहीं दे रहा था। तो कंप्यूटर से अगर कोई काम निकलवाना है और प्रिंट करवाना है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें स्ट्रिंग देना है या फिर स्ट्रिंग नहीं देना। समझे? सही। अच्छा, तो क्या कहता है, क्या बोल रहा था मैं? इस तरह और फंक्शन भी है। एक फंक्शन है डॉक्यूमेंट ड्राइव। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये इस फंक्शन का नाम है ना, और इसके बाद दो ब्रैकेट लगाते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अभी तक मैं जो आउटपुट ला रहा था वो कहाँ ला रहा था, इस कंसोल पे ला रहा हूँ ना। अब मैं चाह रहा हूँ यार इस स्क्रीन पर, क्योंकि आपने कभी किसी वेबसाइट पे जाके कंसोल खोला है? अगर मैं यहाँ जाता हूँ google.com, तो मेरा सारा आउटपुट यहाँ पर आता है ना। तो मैंने कभी भी जाके यहाँ पर तो google.com का कंसोल तो नहीं खोला, और यहाँ पर आके कोड तो नहीं लगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं google.com के कोड में भी एरर है, यहाँ पर एरर आ रहा जा सकता है, एरर इन्फॉर्मेशन पॉलिसी। लेकिन google.com के डेवलपर्स का मसला है, हमारा मसला नहीं है। तो हम यहाँ इस वाइट स्क्रीन पर कैसे प्रिंट करेंगे अपना आउटपुट? बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। कैसे करेंगे? मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, दो ब्रैकेट लगाऊंगा, और यहाँ पर अपना इनपुट दूंगा जैसे पहले दे रहा था। मैं देता हूँ 3+4, एंटर करता हूँ। मेरे पास यहाँ प्रिंट हो गया 7। मैं इसको जूम कर लेता हूँ। अभी तक कुछ भी नहीं आ रहा था, और अभी अचानक से मेरे पास यहाँ पर 7 प्रिंट हो गया। यही काम मैं कोटेशन मार्क में करता हूँ। तो अब कंप्यूटर इसको स्ट्रिंग समझेगा और कुछ वैसा का वैसा प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पर कंप्यूटर ने दो बार प्रिंट कर दिया। कंप्यूटर ने पहले 3+4 7 प्रिंट किया, 3+, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, सब कुछ डिलीट हो गया। क्यों? क्योंकि सारा कोड मैंने कंसोल में लिखा था। अगर मैं चाहता हूँ डिलीट ना हो ये कोड, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट बाय 4-1, सेव किया, रिफ्रेश किया, अब यहाँ पर प्रिंट हुआ 3। अब और फंक्शन देखते हैं। अलर्ट का फंक्शन, अलर्ट का फंक्शन तब होता है जब मुझे स्क्रीन पे कोई मैसेज देना है। मैसेज से मुराद अलर्ट। अब यहाँ मैं इनपुट देता हूँ, दिस इज अ मैसेज, एंटर करता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर दिस पेज सेज दिस इज अ मैसेज आएगा। अब मैं कंसोल को बंद करता हूँ। अब मैं लिखता हूँ अलर्ट, और यहाँ पर मैसेज देता हूँ कि वार्निंग, सेव करता हूँ। मैं जाके रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ क्या लिखा आ रहा है, वार्निंग। ओके। और ये कब हो रहा है? पेज लोड होने से पहले मेरे पास मैसेज, मैं इसको 10 बार लोड करूंगा, 10 बार मेरे पास वार्निंग लिखा है, वार्निंग। अगर मुझे इनपुट लेना है, फिर मैं बाकी के दो फंक्शन इस्तेमाल करूंगा, कंफर्म और एनी प्रॉम्प्ट। अभी के लिए हम इनको इस्तेमाल नहीं करते, अभी हम थोड़ा आगे इसकी थोड़ी बातें पढ़ के आते हैं, फिर इसको इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज़ मैंने बनाई थी, एक और चीज़ की मैंने बात करी, हमने अभी नंबर बनाए, स्ट्रिंग बनाए,
और एक और चीज हमारे पास भी बनाना रहती है, और वो क्या है, बूलियन। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। मैं बनाता हूँ लेट एक्स इक्वल 1, और अब मैं करता हूँ लेट वाई इक्वल 3 इंटू एक्स। अब मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की वैल्यू दे दी। अब मैं इसको एंटर करता हूँ। अब जब मैं प्रिंट कराऊंगा ना वाई को, मेरे पास 3 प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि वाई की वैल्यू क्या है, 3 × 3x वैल्यू है वाई की। यानी जो कुछ भी इक्वल टू किस तरफ होगा, वो पूरी इक्वेशन सॉल्व होगी, उसका जो आंसर आएगा वो वाई में सेव होगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। 3x जो हो गया वो इसका वो बन चुका है, इसकी वैल्यू बन चुकी है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ वाई, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू चेंज करता हूँ, 4 कर देता हूँ, तो अब y की वैल्यू भी चेंज जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन पूरी सॉल्व सेव नहीं हो रही, y के अंदर 3 × x सेव नहीं हो रहा। यानी हमने कल देखा था ये डाटा जाके कहाँ सेव होता है, रैम में सेव होता है ना। तो पेन नहीं आ रहा, क्या था? अब रैम में जाके 3 × x सेव नहीं होगा, बल्कि ये पूरी इक्वेशन सॉल्व होगी 3 × 1, और फिर इसका आंसर आएगा 3, वो रैम में सेव होगा। तो अगर मैं x की वैल्यू अब चेंज भी कर दूं तो y की वैल्यू वही रहेगी। लेकिन अब मैं दोबारा अगर y की वैल्यू को उसके बराबर करूँ, 3 × x + 4, तो अब एंटर करूंगा, अब मेरे पास 16 आएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब मैंने y की वैल्यू चेंज कर दिया। तो मैं एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की वैल्यू दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे कर सकता हूँ लेट ग्रीट इक्वल यूजर नेम प्लस हेलो। मैंने स्पेस दिया यहाँ पर। तो अब मेरे पास, अब मैं ग्रीट को प्रिंट करूंगा, तब क्या होगा, हुनैन हेलो प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले यूजर नेम की वैल्यू आई हुनैन, और फिर स्पेस हेलो प्रिंट हुआ। तो इन्होंने क्या किया, दो स्ट्रिंग को आपस में मिला दिया, हुनैन हेलो स्क्रीन पे प्रिंट हुआ। तो मैं एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की वैल्यू बना सकता हूँ, और सिर्फ ऐसा मैं नंबर के साथ नहीं कर सकता, ऐसा मैं स्ट्रिंग के साथ भी कर सकता हूँ। और ये बहुत आसान है। यूजर नेम मैं लिखता हूँ हेलो स्पेस यूजर नेम प्लस फुल स्टॉप हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क और एंटर। अब मैं ग्रीड को प्रिंट करता हूँ, तो मेरे पास हेलो हुनैन हाउ आर यू। अब क्या होगा, अब ये जो हुनैन है, ये वेरिएबल से आ रहा है। इसका फायदा क्या हुआ ये सब करने का? इसका फायदा ये हुआ कि मैं, एक फंक्शन होता है प्रॉम्प्ट, उसके जरिए मैं इनपुट ले सकता हूँ। मैं अगर प्रॉम्प्ट एंटर करता हूँ तो यहाँ मेरे पास एक बॉक्स आ रहा है जिसमें मैं अपना इनपुट देता हूँ। मैं देता हूँ हुनैन इनपुट, एंटर करता हूँ तो ये वैल्यू मेरे पास रिटर्न हो रही है। अब रिटर्न एक स्पेशल वर्ड है जावास्क्रिप्ट में, इसका मतलब होता है वैल्यू को वापस करना। फंक्शन चला और उस फंक्शन को खत्म होने पे कोई वैल्यू वापस हो गई। अलर्ट में हमारे पास कोई वैल्यू वापस हो रही थी? नहीं। अगर मैं अलर्ट चला रहा हूँ तो मेरे पास कोई वैल्यू वापस नहीं हो रही है ना, अनडिफाइंड वापस हो रहा है। तो प्रॉम्प्ट एक स्पेशल फंक्शन है, इसमें मेरे पास वैल्यू वापस आती है। जो भी मैं इस डब्बे में लिखूंगा वो मेरे पास वैल्यू वापस आएगी, और मैं इसको अपने कोड में इस्तेमाल करता हूँ। मैं लिखता हूँ 1 2 3, तो मेरे पास 1 2 3 वापस आ रहा है। लेकिन याद रहे हमेशा स्ट्रिंग की शक्ल में आएगा, नंबर की शक्ल में नहीं आएगा। मैं दोबारा प्रॉम्प्ट लिखता हूँ और यहाँ लिखता हूँ गुड बाय, और अब गुड बाय मेरे पास वापस